चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करेंगे अपने एक नए टॉपिक के रिगार्डिंग, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि किराना शॉप की पीडी हम किस तरह करें और क्या क्या की पैरामीटर्स हैं जिससे हमें ये पता चले कि उसकी एक्चुअल इनकम क्या है, किस बेसिस पे हमें उसे लोन करना चाहिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि हमें जब किसी किराना शॉप को लोन देना होता है जहाँ पे उसका कोई डॉक्यूमेंट्री इनकम हमारे पास एज ए एविडेंस नहीं आ रहा होता है जिससे हम ये जस्टिफाई कर पाए कि एक्चुअल में इसकी कितनी इनकम है। बिकॉज जनरली जो किराना शॉप अफोर्डेबल सेगमेंट में अप्लाई करते हैं तो उसमें उनके पास ना ही कोई पक्की जीएसटी रिटर्न्स होती है, ना ही उनके बैंक बैलेंस में उतना कोई बैलेंस शो हो रहा होता है, और ना ही उनका कोई लेजर अकाउंट वगैरह क्रिएट हो रहा होता है या फाइनेंशियल क्रिएट हो रहे होते हैं जिससे आप बता पाएं कि एक्चुअली इनकी इतनी सेल है और इतना परसेंट प्रॉफिट मार्जिन के साथ ये इतनी तो इनकम अर्न कर ही रहे हैं। तो ये बेसिकली हम असेसमेंट बेस पे डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम असेसमेंट बेस पे किसी छोटे किराना शॉप की, जो कि आपके छोटे से गांव की हो सकती है या किसी कॉलोनी की हो सकती है या किसी विलेज एरिया में हो सकती है, तो उस टाइप के केस को जब हम असेस करने जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें वेरीफाई करनी चाहिए, कस्टमर से क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए ड्यूरिंग द पीडी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मार्जिन, व्हाट इज हिज मंथली इनकम। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि हमें फर्स्ट जब हम पीडी करने जाते हैं तो हमें क्या देखना चाहिए। तो जैसे भी आप पीडी करने के लिए जिस दिन भी आप गए तो आप कस्टमर से पहले तो एक फर्स्ट अपॉइंटमेंट लेते हैं कि सर हम इस टाइम आपसे पीडी करने आ रहे हैं। तो उस अपॉइंटमेंट के बाद आप डायरेक्टली कस्टमर के लोकेशन पे ना पहुंच के उनके जो आजू बाजू होंगे विद इन 100 स्क्वायर यार्ड मीटर या 500 स्क्वायर मीटर यार्ड के दौरान में उनसे उसका टीपीसी बोलते हैं, थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, तो उसका रेफरेंस चेक आप वहां से कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर जब आपसे कनेक्टेड होता है तो वो आपको डायरेक्टली अपने लोकेशन मैप भेज देता है या फिर आपको पिक करने चला जाता है। तो उससे बेटर है कि आप कस्टमर से लोकेशन मंगा लीजिए और लोकेशन पे पहुंचने से पहले ही आप उसके जो नियर बाय एरिया है वहां से उनके बारे में इंक्वायरी करना शुरू कर दीजिए। एटलीस्ट 2 से 3 मिनिमम बेयर मिनिमम आप रेफरेंस चेक कीजिए ताकि उसके जो कस्टमर की इनकम है उसका आपको थोड़ा सा अंदाजा लग जाए, कस्टमर के जो बिजनेस है उसकी विंटेज का अंदाजा लग जाए, प्लस कस्टमर का कोई बिहेवियरल इशू है तो वो भी आप टीपीसी के दौरान कंफर्म कर सकते हैं। तो रेफरेंस चेक पॉजिटिव हो जाने के बाद आप कस्टमर की लोकेशन पे पहुंचिए। इनफैक्ट नेगेटिव हो जाने पे भी आपको कस्टमर से जाके मिलना है, और अगर कोई ऐसा रेफरेंस में आपको कोई ऐसा पॉइंट मिलता है जहाँ पे कस्टमर से उसको वैलिडेट करना है तो आप उसे डायरेक्ट ना पूछ के उसको थोड़ा सा घुमा के पूछिए। जैसे कई बार हो सकता है आपको रेफरेंस में कोई रेफरेंस बोले कि जी इसके साथ तो बैंकर बहुत सारे आते रहते हैं, तो आप कस्टमर से ऐसा पूछिए कि सर आपने कहीं रिसेंटली लोन अप्लाई किया है कहीं और भी जगह पे, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास काफ़ी लोग आते रहते हैं, यहाँ पे कलेक्शन वाले हैं क्या, क्या वो सेल्स वाले हैं। तो वो आप कस्टमर आपको उसके बारे में थोड़ा सा अंदाजा देगा। तो चलिए, रेफरेंस चेक हो जाने के बाद आपको ये एनालाइज करना है कि जो आपकी शॉप की लोकेशन है वो शॉप की लोकेशन कहाँ पे है। शॉप की लोकेशन हो सकता है गली के कोने पे हो सकती है, या हो सकता है गली के डेड एंड पे हो, या हो सकता है कि रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पे एकदम डेड एंड गली में है, या कोई मिडिल ऑफ द गली में है, या वो मार्केट एरिया में है। तो आपको बेसिकली ये अंदाजा लगाना है कि अगर वो मार्केट एरिया में है जहाँ फुटफॉल अच्छा है और जो कस्टमर अप्रोच है वहाँ ज़्यादा अच्छी है, तो वो आपको उस हिसाब से उसकी मंथली या डेली सेल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वो गली के डेड एंड पे है या कोई रेजिडेंशियल की छोटी गली में है तो फिर आपको ये अंदाजा लगाना है कि वहाँ पे कस्टमर अप्रोच जो है वो नियर बाय विन सिटी की ही होगी, तो उसमें सेल उस हिसाब से आप कंसिडर करिएगा। तो आगे हम बात करते हैं लोकेशन। जब आपने देख ली उसके बाद हमें आप ये अंदाजा लगाना है कि कस्टमर का जो शॉप एरिया है जहाँ पे वो एक्चुअल में वर्क प्लेस है, उसका वर्कशॉप जो है, तो वो कितना बड़ा है। वो 10 बाय 10 की शॉप में बैठा हुआ है, या उसने कोई 50 गज का एरिया ले रखा है, या एक बड़ी से छोटा एक स्मॉल मार्ट टाइप का खोल रखा है, तो या सुपर स्टोर टाइप का कुछ खोल रखा है। तो अगर वो 10 बाय 10 की शॉप में है तो उसकी एक लिमिटेड सेल होगी। अगर उसने बहुत बड़े एरिया में खोल रखा है और वैरायटी ऑफ जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं और वो आपके हर डेली यूज वाले प्रोडक्ट्स को कैटर करता है, कुछ लिमिटेड प्रोडक्ट्स में ही डील करता है, तो उसकी सेल उस हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकती है। तो अगर उसके पास स्पेस अच्छा है और जगह अच्छी है तो वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को कैटर करेगा, तो उस हिसाब से आप उसकी सेल को भी अंदाजा लगा सकते हैं। साथ ही साथ उसमें आपको ये भी देखना है कि जो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है।
बिकॉज अगर ब्रांडेड है तो उसमें जो मार्जिन है वो लिमिटेड मार्जिन होते हैं, क्योंकि ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में सेल तो अच्छी होती है बट मार्जिन जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। बट नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में क्या होता है, मार्जिन काफी अच्छा होता है बट उसकी डिमांड जो है वो काफी लिमिटेड होती है। उसके स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो आपको ये भी एनालाइज करना है कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं वो कितने हैं और किस ब्रांड के बेच रहा है। क्योंकि होता क्या है, ब्रांडेड में आपको कम मार्जिन मिलेगा लेकिन डिमांड अच्छी मिलेगी, बट नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में क्या होगा, आपके पास मार्जिन अच्छा होगा लेकिन डिमांड उसी उसी हिसाब से कम होगी। तो डिपेंड करेगा कि उस शॉपकीपर ने के जो कस्टमर्स हैं वो किस टाइप के प्रोडक्ट को डिमांड करते हैं। विलेज एरियाज में नॉन ब्रांडेड जो प्रोडक्ट्स होंगे उनकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनका जो प्राइस रेट है वो काफ़ी कम होगा बट डिमांड उसी हिसाब से ज़्यादा हो सकती है। तो उस हिसाब से कस्टमर का मार्जिन भी ज़्यादा हो सकता है। तो चलिए एक बार हमारा ये चीज़ें क्लियर हो गई, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि हमने शॉप की लोकेशन को वेरीफाई कर लिया, हमने शॉप के साइज को वेरीफाई कर लिया, शॉप में किस टाइप के प्रोडक्ट हैं, ब्रांडेड है या नॉन ब्रांडेड है वो आपने वेरीफाई कर लिया। देन आपको ये चीज़ देखना है कि स्टॉक की अवेलेबिलिटी क्या है, स्टॉक की जो कैपेसिटी है वो कितने दिन की है। कस्टमर ऐसा है कि हर 5 दिन में मार्केट से माल मंगाना पड़ रहा है उसे, या हर 2 दिन में वो लेके आता है खत्म हो जाता है, फिर लेके आता है खत्म हो जाता है। तो उस टाइप से आपको पता चल जाएगा कि वो स्मॉल किराना शॉप वाला है या फिर कुछ लंबे समय का स्टॉक वो मेंटेन करता है। अगर वो लंबे समय के लिए स्टॉक मेंटेन करता है तो उसके पास कैपिटल, अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगी वहाँ पे। उस हिसाब से आप ये लगा सकते हैं कि कितनी कैपिटल उसके पास अवेलेबल है और उस हिसाब से वो कितनी डेली की सेल कर पाता है। तो स्टॉक अवेलेबिलिटी के साथ साथ आपको ये देखना है कि कस्टमर की फुटफॉल क्या है। कस्टमर की फुटफॉल को अंदाजा लगाने के लिए आपको ये चेक करना है कि कस्टमर जब आता है तो किस स्पेस में खड़ा होता है, उसका जो कस्टमर अटेंड करने वाले लड़के हैं वो कितने अवेलेबल हैं। 2 लड़के रखे हुए हैं, 4 लड़के रखे हुए हैं, कस्टमर खुद इन्वॉल्व हो रहा है, खुद उसकी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है। तो उससे आपको पता चलेगा कि जब कस्टमर आते होंगे तो कितने बंदे हैं जो उसे अटेंड करने के लिए हैं। क्योंकि अगर जो छोटे शॉपकीपर होंगे उसके पास दो या एक लड़का होगा जो कस्टमर को अटेंड करता होगा या सामान को मेंटेन करता होगा। अगर उसका डिमांड अच्छा है, उसकी सेल अच्छी है और स्टॉक उसने अच्छा मेंटेन किया हुआ है तो उसके पास लड़के भी ज़्यादा होंगे, जिससे आपको पता चल पाएगा कि कस्टमर की फुटफॉल अच्छी है। और कस्टमर को जो मेंटेन करने के लिए, उस स्टॉक को मेंटेन करना, शॉप को साफ सफाई से रखना, उसको सही से संभाल के रखने के लिए उन्होंने लड़के कितने रखे हुए हैं। तो उस हिसाब से आपको स्टॉक और उसके सेल का अंदाजा होगा। साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि जो उसकी सेल है उस सेल में जब आप विजिट पे गए हैं तो उस टाइम पे कितने कस्टमर जो हैं वो अवेलेबल हुए फुटफॉल के दौरान, मतलब फुटफॉल आपने कितनी देखी उस पीढ़ी के, जो भी आप 35 मिनट्स या 40 या 1 आवर की पीढ़ी कर रहे हैं तो उसमें कितने कस्टमर से डीलिंग हुई। आप कोशिश कीजिए उस टाइम पे जाइए जहाँ पे कस्टमर की जो अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा रहती हो। फॉर एग्जाम्पल इवनिंग में जो है वो ज़्यादा कस्टमर आते हैं किराना शॉप पे, या मॉर्निंग में है वो कुछ 10-11 बजे के आसपास ज़्यादा रहते हैं, तो आप उस टाइम पे पीडी शेड्यूल कीजिए। दोपहर में कस्टमर जैसे बड़ी भरी दोपहर में कस्टमर का जो फुटफॉल है वो काफ़ी कम रहता है, तो उसकी एक्चुअल सेल वेरीफाई करने के लिए आप उस टाइम पे जाइए। साथ ही साथ आप कस्टमर से डिमांड कीजिए कि जो कच्चा रिसीट है, जो डेली सेल कर रहा है, या तो उसकी वो पर्ची बनाता होगा या रजिस्टर मेंटेन करता होगा या कहीं ना कहीं अपना डेली का रिकॉर्ड रखता होगा कि आज मैंने इतनी की सेल करी और इतना मेरा प्रॉफिट हुआ। तो आप उसकी प्रॉपर सेल रिसीट मांगिए कि आपने कहीं डायरी मेंटेन करी होगी जहाँ पे आपने अपना डेली का सेल दिखाया होगा। साथ ही साथ आप उनसे ये मांगिए कि जो आप ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं कहाँ से सप्लाई, किन सप्लायर से लेते हैं और वो आपको किस मार्जिन पे उनसे देते हैं। तो उनसे आप परचेज की रिसीट मांगिए, परचेज पक्के में हो रही है या कच्चे में हो रही है। अगर कच्चे में हो रही है तो कोई ना कोई एंट्री होती होगी सप्लायर के वहाँ पे, जहाँ पे एक एक उधार की एंट्री कटने के बाद दूसरा जो ऑर्डर होता है वो जाता होगा। तो आप उन सप्लायर का रेफरेंस भी ले सकते हैं, वहां से उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि भैया इनसे आप मंथली बेसिस पे कितना माल बेचते हैं और आप इनसे कितने टाइम से कनेक्टेड हैं, इनका बिहेवियर कैसा है, इनका रिपेमेंट हिस्ट्री कैसा है, टाइम पे पेमेंट दे देते हैं या नहीं देते हैं। ये चीज़ आप वहां से अच्छे से वेरीफाई कर पाएंगे। सेकेंडली अगर हम बात करें कि जब आपने सेल वेरीफाई कर लिया, आपने सप्लायर वेरीफाई कर लिया, आपने फुटफॉल देख लिया, आपने उसका कच्चा रिसीट देख लिया, स्टॉक देख लिया, ये सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि कस्टमर जो पेमेंट है वो किस तरह से ले रहा है, वो कैश में डील कर रहा है या फिर उसके पास क्यूआर कोड है। और क्यूआर कोड है तो यूपीआई में से जो पेमेंट वो ले रहा है वो कितने परसेंट उसकी यूपीआई पेमेंट है और कितना परसेंट वो कैश में लेता है। तो हो सकता है किसी कस्टमर का यूपीआई पेमेंट ज़्यादा हो, अगर उसकी
जो लोकेशन है शॉप की वो मार्केट में है, थोड़े एजुकेटेड कस्टमर आ रहे हैं तो यूपीआई पेमेंट ज़्यादा करते होंगे। अगर वो विलेज एरिया में जहाँ पे इतना अच्छा चलन नहीं है यूपीआई का, वहाँ पे आपको कैश में पेमेंट ज़्यादा मिलेंगे। तो आप यूपीआई पेमेंट का परसेंटेज पूछ लीजिए और यूपीआई पेमेंट जो है आपको बैंक स्टेटमेंट में दिख जाएगी। आप उससे उसे एनालाइज करके या उसी प्रोपोर्शनेट में आप उसे एनालाइज करके उसका पक्के की सेल को भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ से आपकी सेल वेरीफाई हो गई, आपके स्टॉक वेरीफाई हो गए, रेफरेंस चेक हो गया, कस्टमर का फुटफॉल पता चल गया और आपको स्टॉक की अवेलेबिलिटी का भी पता चल गया। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोडक्ट के मार्जिन। तो जब हम बात करेंगे कस्टमर के प्रोडक्ट की मार्जिन की, तो आपको जनरली ऐसा मिलेगा, जो ये शॉपकीपर है वो एक्चुअल मार्जिन आपको कई बार बताएंगे, कई बार नहीं बताएंगे। तो आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा कि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहा है या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहा है, तो उस हिसाब से आपको उसका मार्जिन मिलेगा। जनरली जो ग्रोसरी आइटम है उसका जो मार्जिन रहता है वो 3 से 4% के बीच में रहता है, और मैक्स टू मैक्स जाएगा तो 7 से 8 या 10% तक जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन किस प्रोडक्ट या किस ब्रांड का वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है और किस रिटेल में सेल कर रहा है या होलसेल में सेल कर रहा है। इससे भी आपको काफ़ी मार्जिन का डिफरेंसेस आएंगे, प्लस उसकी लोकेशन और सिटी के हिसाब से भी उसके मार्जिन में चेंजेस आ सकते हैं। चलिए, तो आगे हम बात करते हैं कि जब हम उससे बात करेंगे कि जी फंड्स आपकी जो अप्लाई किया है वो क्या चीज़ के लिए अप्लाई किया है, जैसे उसने अगर होम परचेज के लिए किया है तो कौन सी प्रॉपर्टी खरीदने वाला है, उसमें से कैश की कितनी इन्वॉल्वमेंट है, वो खुद कितनी पेमेंट कर रहा है, वो सब डिस्कस करेंगे। प्लस अगर वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मांग रहा है आपसे बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए या बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए, तो आप उसमें ये चीज़ एनालाइज कीजिए, जो बिजनेस एंड यूज़ है फंड्स का वो कहाँ यूज़ करने वाला है, वो स्टॉक की अवेलेबिलिटी उसके पास कितनी है, और स्टॉक वो कहाँ रखने वाला है, किस चीज़ में इन्वेस्ट करने वाला है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसी को बढ़ाने वाला है या कैश में पेमेंट करके। कई बार ऐसा होता है कि जो सप्लायर है वो बोलता है कि भैया मेरे को आप कैश में पेमेंट कर दो तो मैं आपको इसमें 10% का मार्जिन दे दूंगा या 10% का डिस्काउंट दे दूंगा, तो उस चीज़ के लिए यूज़ करने वाला है। या कोई नया आइटम ऐसा है जो ऐड ऑन करने वाला है, या हो सकता है वो कोई नई अपनी ब्रांच या नया कोई आजू बाजू में शॉप है वहाँ पे भी अपना दूसरा ब्रांच खोलना चाहता है, तो उसके लिए भी एंड यूज हो सकता है। तो आपको कस्टमर से वेरीफाई करना है कि सर ये जो आप फंड्स ले रहे हो कहाँ यूटिलाइज करोगे, और उस चीज़ को आपको क्रॉस चेक भी करना है कि वो एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है। फॉर एग्जांपल, मैं बोलता हूँ कि कस्टमर बोल रहा है जी मुझे स्टॉक बढ़ाना है, बट उसका जो शॉप की जो साइज है, शॉप का साइज 10 बाय 10 का है और ऑलरेडी खचाखच भरा हुआ है, उसमें कोई ऐसा अनऑक्यूपाइड स्पेस नहीं दिख रहा जहाँ पे वो माल को रख सके। तो आप उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग कीजिए कि सर आप बोल रहे हैं मुझे स्टॉक बढ़ाना है, आप मेरे यहाँ से 8 लाख या 10 लाख रुपए के लिए लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ आपका स्पेस तो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, तो आप इस फंड्स को अगर आप बिजनेस एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो इस जो स्टॉक परचेज करेंगे उसे रखेंगे कहाँ पे। तो इस टाइप के क्वेश्चन से आपको कस्टमर थोड़ा सा हो सकता है कई बार सही आंसर बोल जाए, कई बार वो आपसे थोड़ा सा रूडली भी बात कर सकता है, बट आपको उसको उस इन्फॉर्मेशन को एक्चुअली निकलवाना है कि कस्टमर का एंड यूज क्या है फंड्स का। तो इसके बाद आप की सारी बेसिक मोटा मोटा चीज़ें कंफर्म हो गई, तो आपको दूसरा उसका बिजनेस का मॉडल समझना है कि वो कहाँ से परचेज करता है, क्या मार्जिन पे बेचता है, कौन उसके ग्राहक है, ग्राहक फिक्स हैं या बदलते रहते हैं, किन मोटे मोटे कस्टमर को वो डील करता है, उनके 2 4 कस्टमर का आप रेफरेंस भी ले सकते हो, जहाँ से हो सकता है किसी होटल में सप्लाई करता हो, किसी ढाबे में भेजता हो, कुछ बिग अमाउंट का जो सेल है, तो आप उनके वहाँ से रेफरेंस भी चेक कर सकते हैं। प्लस आप उस कस्टमर से ये समझिए कि ये बिजनेस जो है वो किसने स्टार्ट किया था, कस्टमर का क्या उसमें योगदान है, कस्टमर ने उसको बिजनेस को कितने सालों में कहाँ किस लेवल से स्टार्ट किया, किस लेवल पे लेके गया, और पिछले लास्ट 5 ईयर्स में उस बिजनेस में क्या ग्रोथ करी है, और उसमें कस्टमर ने क्या इनोवेटिव आइडियाज लिए हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपसे पूछूं, कस्टमर से आप ये पूछिए कि सर देखिए अब हर जगह पे ग्रोफर और इंस्टामार्ट आ गए हैं, जो कि कस्टमर को मोबाइल ऐप पे ही बड़ी इंस्टेंटली 15 मिनट में सामान डिलीवर कर देते हैं, वो भी नॉर्मल रेट पे। तो उस कंपटीशन से आप कैसे अपने आप को बचा पाते हैं, उसको कैसे बीट कर पाते हैं? क्या आपने भी कोई अपनी टेक्नोलॉजी ऐसी बना रखी है होम डिलीवरी की, या कोई ऐसा डिस्काउंट का जो आप इन बिजनेस जो कंपटीटर है उनसे जीत पाए, या आपके सामने वाली जो दुकान है वो दुकान वाला आपसे सस्ते रेट पे बेचता है तो ग्राहक उसके पास चले जाएंगे, उसको बीट करने के लिए आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है? तो बस इन्हीं चीज़ों से आप कस्टमर के इंटेंशन, उसके एक्सपीरियंस, उसके रिपेमेंट हिस्ट्री, उसके बिजनेस मॉडल और उसकी एक्चुअल इनकम को एनालाइज कर पाएंगे। प्लस आप उसको देख पाएंगे कि आपके बैंकिंग में कितना आ रहा है, कैश में कितना बता रहा है,
और उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए आप केस पर डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कस्टमर को फंड करना है या नहीं करना है। ठीक है गाइस, तो ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन था किसी किराना शॉप को फंड करते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा ओवरऑल इस केस पे अगर डिसीजन दिया जाए तो इसमें किस टाइप की प्रॉपर्टी आ रही है, क्या उसका वैल्यूएशन है, क्या लीगल है, कितना परसेंट एलटीवी बैठ रहा है, कितना परसेंट फोयर बैठ रहा है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप पूरा ओवरऑल केस का डिसीजन ले सकते हैं। तो गाइस, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा। मैं इसी तरह की वीडियो आगे लाता रहूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।